My lovely students, welcome to Methodological. With this session, we are starting a series of important and expected questions for XGMT examination for quantitative aptitude section. Start करते हैं session को, and if you have not already subscribed, make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can also join Telegram channel Methodological and can message me on Telegram at ADITYAKT. चलो तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और हर एक क्वेश्चन में पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन वॉच द सोल्यूशन. In a school, 3/8 of the number of students are girls and the rest are boys. 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the number of girls are below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 260, then number of boys in the school क्या होगा? ठीक है, 3/8 of the number of students are girls and rest are boys. So if we let us assume कि number of students in total are 8. If total number of students are 8 units, out of those girls are 3/8, नहीं girls are 3 units. So boys must be remaining 5 units. Isn't it so? तो इतने से भी हमें समझ में आ रहा है. अगर ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, ऑप्शंस हैं 280, 300, 234 एंड 312. अब बॉयज तो इंटीजर में ही होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, सो बॉयज अगर हमारा मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि बॉयज आर 5/8, तो मल्टीपल ऑफ 5 होगा यानी कि 234 एंड 312. ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो दो तो पहले एलिमिनेट हो गए. इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स एंड 2/3 ऑफ नंबर गर्ल्स आर बिलो 10 ईयर्स. तो अगर 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, तो क्या यहाँ से ये भी इंप्लाई नहीं होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तभी तो उसका 1/3 निकाल पाओगे. और अगर नंबर ऑफ बॉयज को मल्टीपल ऑफ 3 होना है तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो क्वेश्चन हमारा स्ट्रेट अवे सॉल्व हो गया. अभी तो लग था कि सॉल्व हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5. तो क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन बी 300 होगा. अदरवाइज इन जनरल कैसे सॉल्व करते, अगर ऑप्शंस हमारे ज़्यादा फंस रहे होते तो कैसे सॉल्व करते कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमने माना हुआ है 5 यूनिट्स है, टोटल 8 यूनिट्स है, गर्ल्स हमारी 3 यूनिट्स है. ये तो हो गया पहले स्टेटमेंट से. इसका हमने 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर्स. तो अभी हमने बॉयज़ को 5 एज्यूम किया हुआ है, बट क्योंकि हमें 1/3 करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो सारी वैल्यूज़ को, ताकि हम 1/3 ईजिली निकाल सकें. सो नाउ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 24 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो 9 होंगी गर्ल्स और 15 होंगे बॉयज़. अब 1/3 ऑफ दीज 15 बॉयज़ या फिर 1/3 ऑफ 15 यूनिट बॉयज़ विल बी बिलो 10 ईयर्स, यानी कि 5 बॉयज़ विल बी बिलो 10 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स. अगेन ये वैल्यूज हमारी यूनिट्स में है, एक्जैक्टली 5 नहीं है बट 5x होगा. ठीक है, x को बस लिखा नहीं है क्योंकि x से समस्या है. और 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 10 ईयर्स. नाउ आउट ऑफ दीज 9, 2/3 which will be equal to 6. So 6 girls are below 10 years and 5 boys are below 10 years. Okay. टोटल हमारे कितना है, टोटल है 24. Now to these 24, 6 plus 5, 11 are below 10 years. तो 24 में से 11 है below 10 years, तो remaining 13 will be above 10 years. Okay. 10 or more greater than equal to 10. 13 होंगे. और क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर है जो हमारा है दैट इज 260, यानी कि 13 यूनिट्स दिस इज इक्वल टू 260. एक्चुअल नंबर 260 यानी मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे तो हर एक नंबर में 20 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा. क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो मल्टीप्लाई दिस नंबर 15 बाई 20. सो आंसर विल बी 300. ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही निकाला हुआ था. क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हो? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. 2/5 of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q. Of these, on the last day, 15% of the voters went back on their promise to vote for P and 25% of the voters went back on their promise to vote for Q. और P फिर लूज कर गया by 2 votes. P lost by 2 votes. Then total number of voters क्या होगा? So P and Q are two candidates and 2/5 promised to vote for P and 3/5 remaining promised to vote for Q. ठीक है, और उसके बाद में फिर हमें परसेंटेज निकालना है इनका. सो 2/5 इज रफली 40%. और क्योंकि ऑप्शंस भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के लिए 100, 110, 90, 95 है, तो मान लिया हमने कि 40% यानी कि 40 वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू एंड 60 प्रॉमिस टू वोट फॉर पी. रिमेनिंग सारे के सारे आर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू. ठीक है, एज्यूम किया हमने टोटल नंबर हमारा 100 है. So 40 promised to vote for P and 60 promised to vote for Q. Now on the last day, 15% of the voters went back of their promise to vote for P. 15% of 40 यानी कि 6 went back on their promise. तो किसके लिए वोट किया उन्होंने? They voted for Q. Similarly, 25% of the voters went back on their promise to vote for Q. किसका 25%? 60 का 25%, which will be 15. So these 15 went back on their promise. तो इन्होंने वोट किया P के लिए. इफेक्टिवली P के लिए कितनों ने वोट किया? 40 - 6 + 15, तो 40 + 9 49.
और रिमेनिंग 51 ने वोट किया होगा क्यू के लिए, क्योंकि टोटल तो 100 है। तो 49 वोटेड फॉर पी, 51 वोटेड फॉर क्यू, तो इफेक्टिवली पी लॉस्ट बाई 2 वोट्स बिकॉज क्यू वॉन बाई 2 वोट्स, और 2 वोट्स का ही डिफरेंस यहाँ पे भी मेंशन है, यानी कि एक्जैक्टली नंबर हमारा 100 ही रहा होगा, अदरवाइज 2 का मल्टीपल होता कोई नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, टोटल नंबर वोटर्स मस्ट बी 100। अदरवाइज लेटर से 16 होता तो हमें पता होता 800 टोटल वोटर्स होंगे। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram purchased a flat at rupees 1 lakh and Prem purchased a plot of land worth rupees 1.1 lakh. The respective annual rates at which the prices of the flat and the plot increase were 10% and 5%. After 2 years, they exchanged their belongings and one paid the other the difference. Then क्या होगा? राम प्रेम को पे करेगा या प्रेम राम को पे करेगा, डिपेंडिंग अपॉन किसके फ्लैट या फिर प्लॉट ऑफ लैंड का कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो पहले राम की बात करते हैं। So as at present, the price of flat of Ram is rupees 1 lakh or 100,000. Similarly, plot of land का price for Prem, that is rupees 1.1 lakh or 110,000. और राम के फ्लैट पे इंटरेस्ट लग रहा है 10% का और प्रेम के प्लॉट पे लग रहा है 5% का, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट 2 years, 2 साल के बाद का देख रहे हैं हम मामला। तो 2 साल में 2 years में इंटरेस्ट कितना होगा? 10% एवरी ईयर, तो 21% हो जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगा, तो प्लस 21% फॉर राम विच विल बी 21,000। तो 121,000 will be the price of flat after 2 years. Similarly for Prem, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का, 5% पर एनम, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100 यानी कि 10.25%, तो प्लस 10.25%। अब 10% ऑफ 110,000 विल बी 11K, 1% विल बी 1.1K और 1100 रुपीज, और उसका 0.25% विल बी 1100 बाई 4 विच विल बी 275 रुपीज, तो प्लस 11,275, so this will be rupees 121,275, so there is a difference of 275 rupees। और अब ये क्या करेंगे? स्वैप करेंगे, दे विल एक्सचेंज देयर बिलोंगिंग्स। तो प्रेम विल सेल हिज प्लॉट टू राम एंड राम विल सेल हिज फ्लैट टू प्रेम। अब क्योंकि वैल्यूएशन एट प्रेजेंट प्रेम के प्लॉट का ज्यादा है बाई रुपीज 275, तो राम विल पे प्रेम रुपीज 275, तो राम पेड रुपीज 275 टू प्रेम। ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a square of area 4 which is divided into 4 non-overlapping triangles as shown in the figure. Then sum of the perimeter of the triangle क्या होगा? All the 4 triangles के perimeter का sum क्या होगा? Let us say this is the point of intersection of diagonals that is equal to O. अब स्क्वायर का एरिया 4 गिवन है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि साइड्स क्या होंगी? 2 होंगी, ऑल दी साइड्स विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, स्क्वायर है तो इन ट्राइंगल एबीसी दिस एंगल इज राइट एंगल, तो एसी की लेंथ मिल जाएगी हमें, एसी विल बी इक्वल टू 2 रूट टू टाइम्स द साइड, बिकॉज एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, एसी इक्वल टू 2 आ गया, अगर एसी 2 है ओ मिड पॉइंट होगा, सिमिलरली बीडी भी 2 होगा, ओ मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऑल दीज 4 ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ये सब इक्वल होंगे एंड दोज विल बी इक्वल टू 2 ऑल दीज विल बी √2। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द ऑल द ट्रायंगल्स मिल जाएगा, तो 4 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगल, and perimeter of one triangle will be equal to, for example, perimeter of triangle ABO, this will be equal to 2 plus √2 plus √2, so this will be 2 plus 2 √2 or 2 times 1 plus √2, 4 into 2 times 1 plus √2 which will be equal to 8 times 1 plus √2, so this will be our answer। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द प्रोडक्ट n into n plus 1 into 2n plus 1 where n is a natural number, n element of n यानी कि n is a natural number, which one of the following is not necessarily true? नॉट नेसेसरली ट्रू यानी कि कभी तो ट्रू हो सकता है, हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू। ऑप्शन ए, इट इज इवन।
ऑप्शन बी डिविजिबल बाई 3, ऑप्शन सी डिविजिबल बाई द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड ऑप्शन डी नेवर डिविजिबल बाई 237। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ऑप्शन डी जो हमारा लग रहा है नेवर डिविजिबल बाई 237, तो इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसको चेक करना सबसे आसान है, कैन दिस बी ऑलवेज ट्रू, थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो अगर ये एक बार भी फॉल्स हो जाता है तो डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, नेवर डिविजिबल बाई 237। अब हमारा नंबर क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। इफ n इज इक्वल टू 237, जैसे ही हमने n इज इक्वल टू 237 पुट करोगे इसमें, तो क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 237 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो रहा है कुछ केसेस में, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ठीक है, मोस्ट केसेस में ट्रू हो सकता है, बट व्हेन n इज 237 दिस इज नॉट ट्रू। या फिर n+1 इक्वल टू 237 कर दो, इवन देन दिस विल बी फॉल्सिफाइड। या फिर 2n+1 इक्वल टू 237 कर दो, तभी फॉल्सिफाई हो जाएगा। या फिर 237 का कोई मल्टीपल होगा तभी फॉल्सिफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एंड दैट ऑल्सो इंप्लाइज दैट ए बी एंड सी आर ऑलवेज ट्रू। तो इनको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं समझने के लिए, अदरवाइज आंसर तो क्लियर है हमें। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है इट इज इवन, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1। अब n इज अ नेचुरल नंबर, तो n विल ईदर बी इवन और ऑड, या तो n इवन होगा या फिर होगा ऑड। तो इफ n इज इवन तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि n ही इवन हो गया, और n इवन हो गया तो इवन मल्टीप्लाइड बाई ऑड या फिर इवन, ऑलवेज इवन। तो n इवन है तब तो इवन होगा ही होगा। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो फिर n+1 इवन हो जाएगा, इन दैट केस n+1 इवन हो जाएगा, और 2n+1 भी इवन हो जाएगा। सॉरी, 2n+1 तो ऑड होगा, n+1 इवन हो जाएगा। ठीक है, सो n और इंटू n+1 विल ऑलवेज बी इवन इररेस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि n इंटू n+1 क्या है, दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो या तो फर्स्ट इवन होगा, सेकंड ऑड होगा, या फिर फर्स्ट ऑड होगा, सेकंड इवन होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इवन तो ऑलवेज ट्रू है, क्लियर। फिर क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल बाई 3, तो यहां पे 3 के लिए हमें 3 केसेस लेने पड़ेंगे। n के लिए n कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 3 इटसेल्फ, और अगर n खुद ही 3 का मल्टीपल हुआ तब तो फिर n इज डिविजिबल बाई 3, तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा डिविजिबल बाई 3 होगा। इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, रादर लीव्स द रिमाइंडर 1, 3 के प्लस 1 है, तो इन दैट केस 2n+1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 3 के प्लस 1 यानी कि 6k प्लस 3, सो दिस इज डिविजिबल बाई 3। उस केस में हमारा 2n+1 डिविजिबल बाई 3 होगा, तो तब भी हमारा प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाई 3, और n कैन बी 3k प्लस 2, और अगर n 3k प्लस 2 हुआ तो फिर n+1 विल बी 3k प्लस 3 which is a multiple of 3. So in that case also the number is divisible by 3. So number is always divisible by 3 irrespective of whether n is a multiple of 3 or not. Third case, divisible by the sum of squares of first n natural numbers n into n+1 into 2n+1. Now if you remember the formula of sum of squares of first n natural numbers, so sigma n square that is equal to n into n+1 into 2n+1 divided by 6. So sum of squares of first n natural numbers is equal to n into n+1 into 2n+1 by 6, और this multiplied by 6 is equal to this value। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे जब 6 है तब आ जाएगा, यानी कि डेफिनेटली n into n+1 into 2n+1 दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। तो ए बी सी तो ऑलवेज ट्रू है, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of men decided to do a job in 8 days, but since 10 men dropped out every day, the job got completed at the end of the 12th day. How many men were there at the beginning? 8 days में प्लान था कंप्लीट करने का, बट एक्चुअली इट गॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 12th day because every day 10 men dropped out. So if they started with, let us say, m number of men on day 1, तो day 2 पे number of men remaining will be m-10, day 3 पे number of men remaining will be m-20, क्लियरली AP बन रहा है हमारा। डे 12 पे कितने मैन वर्क करेंगे, एवरी डे 10 मैन आर सब्ट्रैक्टेड, तो डे 12 पे दिस विल बी m-11 into 10, 11 टाइम्स सब्ट्रैक्शन हो गया होगा, तो m-110, और क्योंकि एपी बन रहा है तो एवरेज वर्क हमारा क्या होगा, एवरेज वर्क विल बी m प्लस m-110 डिवाइड बाई 2, इतना एवरेज वर्क होगा डेली। ठीक है, तो इनिशियली क्योंकि 8 डेज वर्क वॉज गेटिंग कंप्लीटेड, तो वर्क विल बी इक्वल टू, अगर m मैन वर्क करते सारे every day, तो m into 8, this would have been our total work, but average work in the actual scenario came out to be m plus m minus 110 divided by 2, यानी कि m minus 55,
एंड दिस गॉट कंप्लीटेड इन 12 days. सॉल्व कर लो. तो 2m is equal to 3m minus 165 and hence m will be equal to 165. यानी कि total number of men who started the work will be equal to 165. Option A will be the answer. Okay. क्या ही क्लियर है? Next question. Four sisters, Suvarna, Tara, Uma and Vibha are playing a game such that the loser doubles the money of each of the other players from her share. They played 4 games and each sister lost 1 game in alphabetical order. At the end of the 4th game, each sister had rupees 32. How many rupees did Suvarna started with? 4th game के end में every sister has rupees 32 and they lost 1 game in alphabetical order. यानी कि first game was lost by Suvarna, second was lost by Tara, third was lost by Uma and last game was lost by Vibha. और उसके बाद में every sister has rupees 32. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी रुपीज डिड सुवर्णा स्टार्टेड विद, यानी कि कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा फॉर ऑल दिस 4, सुवर्णा, तारा, उमा एंड विभा. तो देयर आर बेसिकली 4 राउंड्स. एंड में पता है कि एवरी सिस्टर हैड रुपीज 32. सो स्टार्ट का अमाउंट क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो स्टार्ट ऑफ गेम 1, सिमिलरली स्टार्ट ऑफ गेम 2, स्टार्ट ऑफ गेम 3, स्टार्ट ऑफ गेम 4. रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि लास्ट गेम हमें पता है किसने लूज किया. लास्ट गेम लूज किया विभा ने. लास्ट गेम वॉज लॉस बाई विभा. सेकेंड लास्ट गेम वॉज लॉस बाई उमा. Second game was lost by Tara and first game was lost by Suvarna. So if Vibha lost the last game, तो आखिरी गेम अगर विभा ने लूज किया है तो विभा ने बाकी सबको पैसे बांटे होंगे, है कि नहीं? विभा मस्ट हैव डबल्ड द मनी ऑफ ईच ऑफ द प्लेयर्स. इज दैट इट सो? और अगर उसने सबका अमाउंट डबल किया है तो उससे पहले यानी कि बिफोर द एंड ऑफ द लास्ट गेम और एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट गेम, एट द स्टार्ट ऑफ द गेम 4, सबका अमाउंट अपार्ट फ्रॉम विभा मस्ट हैव बीन हाफ ऑफ दैट, क्योंकि सबका अमाउंट डबल किया है इसने. इज दैट इट सो? सबका अमाउंट क्या रहा होगा? 32 बाई 2 16 16 16. और ये जो एक्स्ट्रा पैसा इनको दिया है किसने दिया है? विभा ने दिया है. तो ये पैसा एक्स्ट्रा किसके पास रहा होगा? विभा के पास रहा होगा. यानी कि 16 प्लस 16 प्लस 16, तो एक्चुअल अमाउंट विद विभा वुड हैव बीन 32 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 80 एट द स्टार्ट ऑफ गेम 4. यहां तक पहुंच गए. अब इससे पीछे जाएंगे तो उमा लॉस्ट द गेम इन राउंड 3. तो उमा ने सबका पैसा डबल किया होगा. सबका पैसा हाफ कर दो. 48 एंड 8, तो 48 प्लस 8 56. ठीक है, 56 बच गया है, बाकी सबका 56 ही दिया होगा. तो 56 ऐड करोगे इन केस ऑफ उमा, 16 प्लस 56 विल बी इक्वल टू 72. यानी कि अमाउंट विद उमा at the start of game 3 was rupees 72. Now second game was lost by Tara. So Tara must have doubled the amount of every other person, every other sister. तो उनका अमाउंट हाफ कर दो. 20, 36 एंड 4. तो बचा कितना? 36 प्लस 4 40 प्लस 20 60. तो दिस 60 विल बी एडेड टू तारा. तो 8 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 68. अमाउंट विद तारा एट द स्टार्ट ऑफ गेम 2 मस्ट बी 68. फर्स्ट गेम वॉज लॉस्ट बाई सुवर्णा. तो सुवर्णा ने सबका अमाउंट डबल किया होगा. हाफ कर दो. 34, 18 एंड 10. तो कितना अमाउंट दिया होगा सुवर्णा ने? 34 प्लस 18 52 प्लस 10 62. तो 4 प्लस 62 अमाउंट विद सुवर्णा एट द स्टार्ट मस्ट हैव बीन 66. ऑप्शन सी इज द आंसर. क्लियर है? ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना 66, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. As observed from the top of a lighthouse, 120 √3 meters above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation क्या होगा? Now, कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं जो बार बार यूज होंगे. वन ट्राइंगल ऑफ isosceles right angle triangle with angles 90, 45 and 45. And whenever angles are equal, so sides are also equal, opposite sides are also equal. So these two sides will be equal. So if these two sides are 1 units, the third side will be √2. So ratio of sides is 1:1 is to √2 in isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle.
सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 60 90 वाला ट्राइंगल. If this angle is 30, this angle is 60, one angle is 90, so side opposite to 30 degree angle will be smallest. If that is equal to 1 units, so side opposite to 60 degree angle will be root 3 and side opposite to 90 degree angle will be 2. So ratio of sides will be 1 is to root 3 is to 2 in this case. Okay. अब यूज करते हैं यही सेम ऑब्जर्वेशन इन दिस क्वेश्चन. तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 120 रूट 3. This is the lighthouse, and the height of the lighthouse is 120 root 3. The angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. So initially the angle of depression was 30 degrees. This angle is 30 degrees. And after some time, the angle changed to 60 degrees. The distance traveled by the ship during the period of observation क्या होगा, यानी कि we need to find out this distance here. Because earlier ship was at this position, but now it is at this position. So firstly observe this larger triangle with 30 60 90. By one angle is right angle, this angle is right angle, this angle is 30. So this angle here, this angle will be 60. So side opposite to 30 degree, that is 120 root 3. अगर side opposite 30 is 1 unit, so side opposite to this angle 60 degree must be root 3 units. This will be root 3 times. This total distance will be 120 root 3 into root 3, which is 360 meters. So total distance हमें मिल गया from the foot of the lighthouse to the starting position of the ship. Now observe the छोटू वाला triangle. So in this triangle, side opposite to 60 degree वाला side, क्योंकि if this angle is 60 degrees, so this angle here, this must be 30. तो side opposite to 60 degree वाला side must be root 3 units. रूट 3 यूनिट्स की वैल्यू अगर 120 रूट 3 है तो 1 यूनिट, दिस विल बी 1 यूनिट. तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 120 मीटर्स. So total was 360 meters. Remaining is 120 meters. So distance traveled by the ship must be 360 minus 120. So this distance here, this will be 360 minus 120, and hence equal to 240 meters. Distance traveled by the ship during the period of observation must be 240 meters. Option A will be the answer. Okay. Typical standard question. ठीक है. Next one. Boxes numbered 1, 2, 3, 4 and 5 are kept in a row and they are to be filled with either a red ball or a blue ball, such that no two adjacent boxes can be filled with blue balls. Then how many different arrangements are possible given that all balls of a given color are exactly identical in all respects? ठीक है. तो क्या कंडीशन है हमारा? कंडीशन ये है कि नो टू एडजेसेंट बॉक्सेस कैन बी फिल्ड विद अ ब्लू बॉल. अच्छा, अगर एडजेसेंट बॉक्सेस में रेड होगा तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लू नहीं होना चाहिए. ठीक है. ब्लू कैन नॉट बी इन एडजेसेंट बॉक्सेस. और बॉक्सेस हमारे नंबर्ड हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट हो गए. 5 boxes are there, 1 2 3 4 and 5. क्या क्या केसेस हो सकते हैं? या तो ऑल 5 बॉक्सेस में रेड हो, क्योंकि दैट इज अलाउड, दैट इज पॉसिबल. तो ऑल 5 रेड. नाउ सिंस ऑल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी कि ऑल 5 रेड होने का सिर्फ एक ही केस बनेगा, क्योंकि सारी रेड बॉल्स आइडेंटिकल है, सारी ब्लू बॉल्स भी आइडेंटिकल है. सेकंड केस हो सकता है एक रेड बॉल कम कर दो, तो 4 रेड एंड 1 ब्लू. अब एक कहीं पे ब्लू बॉल डाल दो, तो ब्लू बॉल कैन बी इन द फर्स्ट प्लेस, या फिर सेकंड प्लेस पे, या फिर थर्ड पे, या फोर्थ पे, या फिफ्थ पे. किसी एक प्लेस पे करना है तो 5C1 वेज होंगे, यानी कि 5 वेज इन टोटल होंगे, और 4 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल. थर्ड केस कुड बी व्हेन वी हैव 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स. पर अब कंडीशन का भी ध्यान देना है कि नो टू एडजेसेंट बॉक्सेस कैन बी फिल्ड विद ब्लू बॉल्स. ठीक है. तो कोई 2 एडजेसेंट बॉक्सेस में ब्लू बॉल नहीं आ सकता है. तो अब हमें काउंटिंग करना पड़ेगा. ठीक है. तो काउंटिंग कैसे करोगे? अब या तो पहले बॉक्स में तुमने ब्लू बॉल डाल दिया लेटर से, ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में ब्लू बॉल आ गया, तो नाउ सेकंड बॉक्स में ब्लू बॉल नहीं हो सकता. तो ब्लू बॉल कैन बी इधर इन थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स और फिफ्थ बॉक्स, क्योंकि टोटल 2 ही ब्लू बॉल्स हैं. तो 1 3 हो सकता है, 1 4 और 1 5. दिस इज पॉसिबल. अगर फर्स्ट बॉक्स से सारी काउंटिंग हमने कर ली, अब मान लो मैं सेकंड बॉक्स में डाल दिया,
ठीक है, सेकंड बॉक्स में डाल दिया। अब वो फर्स्ट वाला पहले ही कंप्लीट हो गया तो उधर पे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड बॉक्स में हमने ब्लू बॉल डाला है तो थर्ड में नहीं हो सकता। इट कैन बी इन 4 और इट कैन बी इन 5। तो 2 4 या फिर 2 5। सेकंड वाला भी सारा एग्जॉस्ट हो गया। अब अगर थर्ड बॉक्स में पुट किया हमने ब्लू बॉल तो फोर्थ पे तो नहीं हो सकता है, फिफ्थ पे हो सकता है, तो 3 एंड 5। टोटल केसेस आर 6। तो 6 केसेस बने यहाँ पे। इफ देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स तो हमारे पास टोटल केसेस कितने बने? 6 बने। ठीक है, यही काउंटिंग हम ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल केसेस निकाल लेते, 5 में से 2 को चूज करके वहां पे ब्लू बॉल डालनी है, नंबर ऑफ बेस वैल्यू 5c2, और यहां पे से वो केस सब्ट्रैक्ट कर दो जबकि एडजेसेंट में ब्लू आ रहा, क्योंकि टोटल तो 2 ही है तो एडजेसेंट में एक ही पेयर आ सकता है। टोटल तो दो ब्लू बॉल ही है। ठीक है, तो कब कब एडजेसेंट में आ सकता है? जबकि या तो 1 एंड 2 में हो, या फिर 2 एंड 3 में हो, या 3 एंड 4, या 4 एंड 5, यानी कि 4 केसेस इन टोटल। तो 5c2 माइनस 4, 6 केसेस। ओके, नेक्स्ट केस होगा हमारा जबकि हमने 2 रेड बॉल्स ली हो और 3 ब्लू बॉल्स ली हो। इज इट पॉसिबल? पहले तो ये देखना है क्या ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये पॉसिबल तो है, बट कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि 3 ही ब्लू बॉल्स है हमारी, और ब्लू बॉल्स को साथ में नहीं रख सकते। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन फर्स्ट बॉक्स में ब्लू बॉल हो, थर्ड बॉक्स में ब्लू बॉल हो, और फिफ्थ बॉक्स में ब्लू बॉल हो। दिस इज द ओनली पॉसिबल केस, और बाकी बचे हुए 2 बॉक्सेस में रेड बॉल हो, यानी कि ओनली 1 केस इज पॉसिबल इन दिस केस। अब 3 से ज्यादा ब्लू बॉल्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे तुमने 4 ब्लू बॉल्स ली तो फिर एडिशन में रखना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस तुम्हारे पास नहीं बचेगा। तो डेफिनेटली दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस। तो 1 + 5 + 6 + 1, टोटल केसेस कितने हो गए? 6 + 6 + 1 13। 13 केसेस इन टोटल। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। If a 4-digit number is formed with digits 1, 2, 3, and 5, what is the probability that the number is divisible by 25 if a repetition of digits is not allowed? Probability that the number is divisible by 25 if a repetition of digits is not allowed. तो डिजिट्स हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 5, एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी कि एक डिजिट को हम एक बार यूज कर पाएंगे, और नंबर शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 25। तो फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाई 25, द लास्ट 2 digits are important. Last 2 digits can be 25, 25, और 50, और 75, और 00। यही 4 केसेस पॉसिबल है। अब क्योंकि हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल 1, 2, 3 एंड 5 ही है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स तो फिक्स हैं, 2 एंड 5 ही होनी चाहिए, और वो भी उनका प्लेस भी फिक्स है। ठीक है, तो लास्ट 2 तो फिक्स हो गई, 2 एंड 5। अब बची हमारे पास 2 ही डिजिट्स 1 एंड 3। तो इधर 1 विल बी फर्स्ट एंड देन 3, और 3 एंड देन 1। तो 2 ही नंबर्स पॉसिबल हैं। ओनली 2 सच नंबर्स आर पॉसिबल, 1 3 2 5 एंड 3 1 2 5। टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर्स, क्योंकि 4 टोटल डिजिट्स हैं और एक ही बार यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 फैक्टोरियल विल बी टोटल नंबर्स विच इज 24। तो टोटल नंबर्स आर 24, और फेवरेबल केसेस आर 2 ओनली, 2/24, यानी कि 1/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड होता तब आंसर क्या होता? इफ रिपीटेशन वाज अलाउड, इफ इट वाज अलाउड, देन टोटल केसेस भी चेंज हो जाएंगे हमारे। टोटल केसेस क्या होंगे? क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड है तो वी कैन हैव 4 ऑप्शंस एट एवरी प्लेस, तो 4 टू द पावर 4। टोटल केसेस विल बी 4 टू द पावर 4। और फेवरेबल केसेस क्या होंगे? लास्ट में 2 तो फिक्स है, 2 5 ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। बट पहले 2 पे वी कैन हैव 4 ऑप्शंस। तो 4 स्क्वायर विल बी फेवरेबल, तो 4 स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 4, यानी कि 1/16 विल बी आवर प्रोबेबिलिटी इन दैट केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRS is a square, SR is a tangent at point S to the circle with center O, and TR is equal to OS, then ratio of area of the circle to area of the square क्या होगा? SR is a tangent, और SO हमारा रेडियस है, सेंटर O है। ठीक है, तो SR अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल OSR will be a right angle triangle. And SO, this is radius, स्मॉल r लिख देते हैं, स्मॉल r होगा रेडियस, हो गया हमारा। ठीक है, सो SO इज रेडियस। सिमिलरली TR इज इक्वल टू OS,
और ओ एस हमारा रेडियस है, तो टी आर भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस स्मॉल आर, और ओ टी भी तो रेडियस है, तो ओ टी इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल आर. तो इन दिस ट्राइंगल ओ एस आर we can see that SO is equal to R and OR is equal to OT plus TR which is equal to 2 times radius. तो साइड्स का रेशियो देख पा रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगेन यहाँ पे क्या है, साइड्स का रेशियो क्या है, दिस इज वन यूनिट एंड दिस साइड इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो 30-60-90 वाला केस बन रहा है, एक साइड हमारा 1 है और एक साइड उसका डबल है, तो दिस साइड एस आर मस्ट बी इक्वल टू √3 यूनिट्स, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, कोई और ट्रायंगल होता तो नहीं कह सकते थे, बट क्योंकि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो एक साइड हमारा 1 है तो सेकंड साइड विल बी √3 यूनिट्स. अगर हाइपोटेन्यूज डबल होने के बजाय सेकंड साइड परपेंडिकुलर वाला साइड होता 2, तब फिर √5 होता है हाइपोटेन्यूज हमारा. ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे 30-60-90 वाला केस बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल मस्ट बी 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल मस्ट बी 60. ओके, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो स्क्वायर की साइड लेंथ मिल गई है, दैट इज √3 टाइम्स आर. तो एस आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू √3 टाइम्स आर, and hence area of the square will be equal to √3r whole square. This will be √3r whole squared, and area of the circle will be pi r square. So ratio will be pi r square by 3r square, which is equal to pi by 3. Option A will be the answer, pi by 3. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 72 hens cost rupees dash 96.7 dash. Then what does each hen cost where 2 digits in the place of dash are not visible or are written in illegible hand? तो 72 hens का जो टोटल कॉस्ट है, अगर एक hen का कॉस्ट x मान लेते हैं, 72x इज इक्वल टू सम नंबर 96.7 सम नंबर. तो दीज आर डिजिट्स, लेट अस से दिस इज a एंड दिस इज b. अभी डिजिट्स क्या है ये हमको पता नहीं है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन hen. तो यहाँ पे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा. वी नो फॉर श्योर दैट दिस नंबर हियर, दिस इज 96 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और दिस इज बेसिकली 3 डिजिट नंबर, और उसके बाद में फिर डेसिमल में कुछ वैल्यूज आ रही है, ए 96. ठीक है, तो कहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट करके इस नंबर पे पहुंच सकते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 72 इंटू 3 करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 3.23, तो 72 इंटू 3 इज 216. भाई यहाँ पे हमें 96 चाहिए, क्या आ सकता है यहाँ से 216 में. ठीक है, 72 में इंटू 3 216 है, अब 3.23 वैल्यू आ रहा है, तो 72 इंटू 0.23 से तुम 96 तक तो नहीं पहुंच जाओगे भाई. 0.23 कितना होगा, रफली 18, तो 234 के आसपास पहुंचोगे. तो यहाँ पे तो आंसर पॉसिबल ऑप्शन ए से नहीं है, ऑप्शन ए से पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 3.23 से आंसर पे हम नहीं पहुंच पाएंगे. 96 नहीं आ पाएगा हमारा लास्ट 2 डिजिट्स पे, है कि नहीं. तो दैट इज वाई 3.23 इज नॉट पॉसिबल. अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 72 इंटू 5 दैट इज 360. अब अगर 96 तक पहुंचना है तो हमें 36 ऐड करना पड़ेगा, isn't it so? Which is roughly 0.5. 72 into 0.5 is 36. तो 5.5 से बन सकता है, यानी कि 5.11 से तो नहीं बनेगा, 5.51 कैन बी पॉसिबल. ठीक है, तो उससे चेकआउट कर लेते हैं. 5.51 पे क्या बनेगा, 5 पे है 360, 0.5 पे है 36, और फिर 0.01, तो दैट विल बी 0.72. तो दिस विल बी 396.72, और एग्जैक्टली यही हमें नंबर चाहिए, क्योंकि ए और बी की जगह पे, ए की जगह 3 आ जाएगा और बी की जगह 2 आ जाएगा, बीच में 96.7 आ ही रहा है. तो यस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इस केस का आंसर होगा. क्या ये क्लियर है. ऑप्शन डी से देखते तो अगेन 72 इंटू 7 करोगे तो आएगा 504, और फिर से 504 से 596 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 8 होता तो पहुंच पाते, इंटू 7 करके तो नहीं पहुंच सकते. ठीक है, 72 इंटू 8 होता अगर, तब 560 576 तक पहुंच गए, तो हाँ यहाँ से पहुंच सकते थे, इंटू 20 के आसपास पहुंचा के, तो वहां से पॉसिबल था. ठीक है, तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमें पता है कि ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Lionel and Ronaldo had a discussion on the ages of Joe's sons. Ronaldo made following statements about Joe's sons. क्वेश्चन ये पूछ रहा है, which of the following combination gives information sufficient to determine the ages of Joe's sons. यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो इन्फॉर्मेशन which is sufficient to determine the age of Joe's sons. ठीक है, जोसेस के सन्स कितने हैं पहले तो यही नहीं पता,
तो दैट शुड बी एन इन्फॉर्मेशन। फिर उनका रिलेशनशिप क्या होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि किसका एज ज़्यादा होगा किसका कम होगा, सम क्या होगा वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली अब पहले ऑप्शंस को चेकआउट करें तो ऑप्शन ए बी सी डी सब में फर्स्ट एंड सेकंड तो आ ही रहा है, तो दैट इज कंपलसरी काइंड ऑफ। जोस हैज 3 सन्स, दैट इज इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक यही नहीं पता है कि नंबर ऑफ सन्स कितने हैं तो उनकी एज कैसे पता लगाओगे। तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट और इसीलिए सारे ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड कह रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ जोस सन्स इज 13, अगेन दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें सम ही नहीं पता है तो भी पता नहीं लगा पाओगे, या फिर कोई और रिलेशनशिप दिया हो सम के अलावा तो भी पता लग सकता है, बट क्योंकि ऑप्शन हमारे कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड तो सब में ही रहेगा, तो सेकंड भी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो यहाँ से ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, इसके बिना नहीं पता लगा पाओगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो क्लियर हो गए। अब इसके बाद में क्या चाहिए, हमें पता है 3 सन्स हैं इन टोटल एंड सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू 30। और फिर ऑप्शंस में आ रहे हैं फोर्थ फिफ्थ और थर्ड। थर्ड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ सन्स इज सेम एज एज ऑफ लियोनल। प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ द सन्स इज सेम एज एज ऑफ लियोनल। क्या एज ऑफ लियोनल हमें पता है, दिस इज अननोन, नहीं पता। और क्या कहीं आगे स्टेटमेंट में दिया है, वहां भी नहीं दिया है, तो थर्ड इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है। तो थर्ड जहां पे आ रहा है उस ऑप्शन को पहले हटा दो। ठीक है, फोर्थ कह रहा है जोस इज एल्डेस्ट सन जिजोऊ वेज 32 किलोज। अब हमें चाहिए एज और ये बात कर रहा है वेट की, अगेन कंप्लीटली अननेसेसरी, ये तो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। तो फोर्थ भी हट गया, फोर्थ आ रहा था ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन सी और डी बच गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। नाउ फिफ्थ मस्ट बी नेसेसरी, क्योंकि अब फिफ्थ तो दोनों ही ऑप्शंस में आ रहा है। फिफ्थ कह रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ द यंगर सन्स ऑफ जोस इज 4। तो यंगर सन्स का जो सम ऑफ एजेस है दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 13 है हमारा, क्या बन रहा है 4 + 9, 9 मस्ट बी द एज ऑफ द एल्डेस्ट सन, और 4 यंगर सन्स का एज का सम आ रहा है, बट 4 तो बन सकता है 1 + 3 से भी और 2 + 2 से भी बन सकता है। तो अभी भी इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है, अभी भी इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सफिशियंसी तब होगा जबकि यूनिक आंसर मिले। तो फिफ्थ के बाद भी अभी हमें चाहिए स्टेटमेंट। अब फिफ्थ के बाद का स्टेटमेंट या तो सिक्स होगा या फिर सेवंथ होगा। सिक्स कह रहा है जोस हैज फादर ए ट्विन। जैसे ही पता चल गया कि जोस हैज फादर ए ट्विन, यानी कि एजेस ऑफ बोथ यंगर सन्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि 2 + 2 मस्ट बी द केस, तो यूनिक वैल्यू हमें मिल रहा है। तो यस, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। और अगर हम सेवंथ को कंसिडर करते हैं, सेवंथ कह रहा है जोस इज नॉट द फादर ऑफ द ट्रिपलेट। तो वो तो वैसे भी क्लियर था, जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो नॉट द फादर ऑफ ट्रिपलेट ये तो पहले ही क्लियर है, क्योंकि डेफिनेटली 9 एज आ रही है एल्डेस्ट की, तो ट्रिपलेट का फादर तो नहीं है, ट्रिपलेट यानी कि तीनों की एज इक्वल हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे भी दिस स्टेटमेंट इज नॉट नीडेड, क्योंकि कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमको। लास्ट वाला तो वैसे ही एलिमिनेटेड था, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स विल बी सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ले x, y इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ x, y, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन हमें गिवन है कि LE ऑफ x, y, दिस इंप्लाइज लीस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, सेकंड है MO x, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और थर्ड है ME x, y, एंड दिस गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, y। एंड अकॉर्डिंगली फिर हमें वैल्यूज निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन रखा है। अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो, थोड़ा सा टाइम लो। ठीक है, अच्छे से देखो कहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, अदरवाइज गलती होगा इसमें। ठीक है, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ME A प्लस सो एंड सो, और A इज इक्वल टू -2 एंड B इज इक्वल टू -3। ओके, सो वैल्यू ऑफ ME A प्लस मो, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ME जो बाहर वाला ब्रैकेट है, एक्सपोज ब्रैकेट, दिस इज फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू कैलकुलेट, एंड दिस इज सेकंड पार्ट दैट वी नीड टू कैलकुलेट। So ME of A प्लस MO लीस्ट ऑफ A, B। ठीक है, तो MO यानी मॉड ऑफ लीस्ट ऑफ A, B। लीस्ट ऑफ A, B क्या होगा, A इज -2 B इज -3, दोनों में लीस्ट क्या है, लीस्ट वैल्यू -3। तो ली A, B दिस मस्ट बी इक्वल टू -3, और मॉड ऑफ -3 दैट विल बी मॉड ऑफ -3। ठीक है, सो ये तो पहला वैल्यू आ गया हमारा। सेकंड में क्या रहा है, मो A प्लस में मो A मो B, मो यानी कि मॉड ऑफ A, यानी कि मॉड ऑफ A विल बी 2, मॉड ऑफ B विल बी 3, और 2, 3 का हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो 2, 3 मैक्सिमम होगा 3, तो मो ऑफ A प्लस 3। ओके,
तो ए प्लस मॉड ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू 3, तो ए प्लस 3 हो गया, तो एम ई ए प्लस 3 कॉमा मॉड ऑफ ए प्लस 3, और ए हमारा -2 है, तो -2 प्लस 3 विल बी 1, तो एम ई 1 कॉम मॉड ऑफ 1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, तो 1 कॉम 1 आंसर तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 कॉम 1 दोनों ही वैल्यूज इक्वल है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, दैट 1 विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी करेक्ट फॉर ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0, तो इफ ए कॉमा बी बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज विल बी डेफिनेटली करेक्ट, ऑलवेज बी करेक्ट, आइडेंटिटी होगा कौन सा इनइक्वालिटी हमारा हमेशा करेक्ट होगा व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। डेफिनेशन वही सेम है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनइक्वालिटी हमेशा करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, ठीक है, कि या तो ए और बी की वैल्यूज एज्यूम कर लो, ठीक है, एक अप्रोच हो सकता है कि वैल्यूज हम एज्यूम कर लें, और एक अप्रोच ये हो सकता है वैल्यूज ना भी एज्यूम करें, तो सिंस बोथ आर पॉजिटिव, ये तो हमें पता है कि बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है, तो डेफिनेटली एक ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है, कि ए को ग्रेटर देन बी कर लेते हैं, मान एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे ठीक है, ए को ग्रेटर देन बी मान लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सिंस बोथ आर पॉजिटिव, तो ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है मो ली ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मी मो ए मो बी, ठीक है, तो सिंस ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो मो फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो मॉड ऑफ एक्स ही देता है ना, तो अगर हमारा एक्स पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स ओनली, तो मो से तो टेंशन ही लेना, मो जहां जहां लिखा है वहां तो ए आ जाएगा स्ट्रेट अवे, ठीक है, तो मो ऑफ ए दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, और उसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि अभी हमने माना है ए इज ग्रेटर देन बी, तो राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा ए, लेफ्ट हैंड साइड है मो ऑफ लीस्ट ऑफ ए कॉमा बी, क्या होगा लीस्ट होगा बी, तो मो यानी मॉड ऑफ बी विल बी इक्वल टू बी। अब क्या बी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, नहीं हो सकता क्योंकि बी तो ए से छोटा है, दिस इज नॉट ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में भी वैल्यूज तो लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में बी आएगा और फिर लिखा है बी ग्रेटर देन ए, नॉट ट्रू, तो सेकंड भी फॉल्स हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू बस ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। सी कह रहा है मो ली ए कॉमा बी, यानी कि सी में भी बी ही आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, बी इज लेस देन, और बाद में वैल्यू आ रहा है ली ऑफ मो ए मो बी, मो ए हो गया ए, मो बी हो गया बी, ए कॉमा बी में लीस्ट वैल्यू क्या है बी है, तो बी लेस देन बी, क्या ये ट्रू है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि बी इज इक्वल टू बी नॉट लेस देन, तो सी भी हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि डी मस्ट बी करेक्ट, डी मस्ट बी करेक्ट, ठीक है, और डी में वैल्यू क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है मो ली ए कॉमा बी, यानी कि दिस इज बी, राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी विच इज ऑल्सो बी, तो यस बी इज इक्वल टू बी, दैट इज ट्रू, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो या तो हमने जैसे किया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 हमने एज्यूम कर लिया, या फिर ए और बी की वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम कि ए इज इक्वल टू दोनों ही पॉजिटिव है, तो ए इज इक्वल टू 1 मान लो, बी इज इक्वल टू 2 मान लो, अब सॉल्व कर लो, ठीक है, तो पहले दो को पहले देख लो, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है, तो लीस्ट ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 ओनली, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी 1 कॉमा 2, तो मैक्सिमम ऑफ 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू 2, तो 1 ग्रेटर इक्वल टू 2 नॉट ट्रू, सेकंड आ रहा है 1 ग्रेटर देन 2 अगेन नॉट ट्रू, तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड में भी लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही आ रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है लीस्ट ऑफ 1 कॉमा 2 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 इज नॉट लेस देन 1, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो लास्ट वाला ही आंसर होगा, और फिर चेकआउट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आएगा, राइट हैंड साइड भी 1 आएगा, तो इक्वल है। ओके, तो वैल्यूज मान के भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 जो हमने पहले अप्रोच देखा वैसे भी सॉल्व कर सकते थे इस केस में, क्या ही क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The graphs of the equations 3x minus 20y minus 2 is equal to 0 and 11x minus 5y plus 61 is equal to 0 intersect at point P, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, जो कि हमें सॉल्व करके मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस को। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट P इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट Q -3, 3, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट P। तो पहले P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, 3x minus 20y minus 2 दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है 11x minus 5y plus 61, तो अगर सॉल्व करना है तो किसी एक को एलिमिनेट करते हैं x और y में से, y पे दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ 20 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई पे 4 कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो दिस विल बी 44x minus 20y plus 61 into 4 244, दिस इज इक्वल टू 0। अब सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो गया माइनस प्लस माइनस,
सो 20y तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 33x minus 44x, this will be minus of 41x minus 246. This is equal to 0. So 41x is equal to 246. 41x is equal to minus 246. 41 से जाएगा 6 टाइम्स, तो x इक्वल टू -6 आ गया, या फिर a की वैल्यू मिल गई. -6 इज बेसिकली a की वैल्यू -6 मिल गई. अब इसको पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में जो आसान लगे. तो पहली वाली आसान लग गई, वहाँ पे पुट कर दिया हमने x इक्वल टू -6. तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 3 इंटू -6 वैल्यू -18. -18 -20y -2 इज इक्वल टू 0. तो 20y विल बी इक्वल टू -20 एंड हेंस y विल बी इक्वल टू -1. कोऑर्डिनेट्स ऑफ p मिल गए. p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे -6, -1. फिर क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल वी हैव टू आइडेंटिफाई. सेंटर है p हमारा और दिस सर्कल आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट q. तो सेंटर p दिया है और सर्कल पासेस थ्रू अनदर पॉइंट q. p इज द सेंटर, q इज अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कमफरेंस. तो pq क्या होगा? रेडियस होगा. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है. p इज -6, -1 एंड q इज -3, 3. तो डिस्टेंस pq which will be equal to radius, this will be equal to root of -6 minus -3 which will be -3 whole squared plus -1 -3 है कि -4 whole squared. तो 3 square plus 4 square root of 25 which is equal to 5 units. रेडियस हमारा इक्वल टू 5 यूनिट्स आ जाएगा. ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके ठीक है. या फिर ऐसे ही देख लेते हैं कि पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? -6 से गए -3 पे, -6 से गए -3 पे, तो हमने +3 ट्रैवल किया. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3. -1 से गए 3 पे, तो 4 ट्रैवल किया. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है, वर्टिकल डिस्टेंस 4 है. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 5 होगा. तो डिस्टेंस विल बी 5. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into spherical balls of radius 3 cm each. What is the ratio of the surface area of original sphere and sum of the surface areas of all the balls? एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसको हम मेल्ट कर रहे हैं. तो मेल्ट करने से क्या चेंज नहीं होगा? मेल्ट करने से कभी भी क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड. तो वॉल्यूम को इक्वेट करोगे. इनिशियल वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4/3 पाई r क्यूब. So 4/3 pi, radius is 15, 15 का क्यूब. दिस इज इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम भी सेम ही होगा. तो मान लेते हैं फाइनली हमारी n बॉल्स बन रही हैं इन टोटल. तो एक बॉल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब विच इज 3 क्यूब. तो 4/3 पाई पार्ट गेट्स कैंसिल आउट. तो n विल बी इक्वल टू 15 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, और वी कैन से 15/3 होल क्यूब which will be 5 cube is equal to 125. यानी total 125 balls will be formed by melting the sphere. अब क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर एंड सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ ऑल द बॉल्स. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर दैट इज 4/3 पाई r क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर. क्योंकि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बातें की है. एक स्फेयर में कर्व सरफेस ही होता है, फ्लैट सरफेस तो होता ही नहीं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. हमें एरिया तो निकालना नहीं है, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है उसका. ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट केस में क्या आएगा? रेडियस हमारा 15 है. सेकंड केस में क्या होगा? रेडियस हमारा 3 है. पर सेकंड केस में ध्यान देना कि टोटल 125 बॉल्स हैं हमारी. तो फर्स्ट केस में कितना आएगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि 15 स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होगा. और सेकंड केस में दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर. और टोटल 125 तो मल्टीप्लाइड बाई 125 भी करोगे. 15 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इंटू 125. अब सिंप्लीफाई कर लो. तो 3 स्क्वायर से यहाँ बचेगा 25, 25 से यहाँ पे बचेगा 5, यानी कि अल्टीमेटली रेशियो आ जाएगा 1:5. ठीक है. 1:5 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए. फिर भी दिक्कत है तो पूरा सॉल्व कर लो. 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 125 इंटू 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई गया और 3 से 5 बचा, 3 से 5 बचा, 5 इंटू 5 से 5 बचा. तो 1:5 विल बी द आंसर. ओके क्लियर है बात? हाँ, अगर कभी टोटल सरफेस एरिया में निकालना हो फॉर अ हेमीस्फेयर तो क्या होगा? हेमीस्फेयर में भाई स्फेयर को हमने 2 पार्ट में कट किया, तो हमारा 4 पाई r स्क्वायर की बजाय 2 पाई r स्क्वायर बचा. कर्व सरफेस एरिया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर. बट हेमीस्फेयर बनाते ही हमारे पास एक फ्लैट सरफेस भी आ गया. ठीक है. तो वो पाई r स्क्वायर एडिशनली ऐड होगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर इज 3 पाई r स्क्वायर.
और कर्व सरफेस एरिया वहाँ पे होगा 2πr² विच इज हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोटल अ कंप्लीट स्फीयर. ओके. Next question. If 27 times x plus y whole cube minus 8 times x minus y whole cube is equal to x plus 5y into ax square plus by square plus cxy, then what is the value of a plus b minus c? 27 times x plus y whole cube minus 8 times x minus y whole cube. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. 27 टाइम्स x plus y whole cube, 27 3 क्यूब है, तो दिस इज बेसिकली 3 into x plus y whole cube and 8 is 2 cube, तो minus 2 into x minus y whole cube. इसको एक्सपैंड करना है अल्टीमेटली. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. अभी हमें चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी यानी कि 3x इंटू एक्स प्लस वाई minus 2 into x minus y, and this multiplied by a square, which will be 3 into x plus y whole squared plus 2 into x minus y whole squared plus a into b. तो 3 into 2 into x plus y into x minus y यानी कि plus 6 into x square minus y square. Now 3 into x plus y, so 3x minus 2x will be x only, और 3y प्लस 2y विल बी 5y. तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो x प्लस 5y आ गया. सेकेंड ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 9 प्लस 4 13 माइनस 6 7x स्क्वायर. वाई स्क्वायर के लिए 9y स्क्वायर प्लस 4 13 माइनस 6. एक सेकेंड 9 प्लस 4 13 प्लस 6 19 होगा. 19x स्क्वायर. और वाई स्क्वायर के लिए होगा 9 प्लस 4 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7y स्क्वायर प्लस 18 और माइनस 8, तो प्लस 10xy. सो कंपेयर दिस विद ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy. तो a will be equal to 19, b will be equal to 7 and c will be equal to 10. 19, 7 and 10. तो आंसर हो जाएगा a plus b minus c will be 19 plus 7 minus 10, that is 26 minus 10 and is 16. और आंसर will be 16 ऑप्शन सी. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा 16 हो जाएगा इस केस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A certain sum amounts to rupees 15,500 in 2 years at 12% per annum simple interest. The same sum will amount to what approximate amount in 1.5 years at 10% per annum if the interest is compounded half yearly? मौसम हमारा अमाउंट कर रहा है, टोटल अमाउंट इज बिकमिंग रुपीज 15,500 in 2 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट. तो 12% सिंपल इंटरेस्ट से 2 years में कितना हो जाएगा? 24%. तो 124% of principal, this is equal to rupees 15,500. ठीक है, या फिर ऐसे समझते कि 24% हो रहा है विच इज इक्वल टू 24% कितना है? 6/25. तो अगर 25 रुपीज हमारा प्रिंसिपल होता है तो 6 का इंटरेस्ट मिल रहा है यानी कि टोटल अमाउंट 31 यूनिट्स हो जाएगा या 31/25 हो जाएगा. ठीक है, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है वहाँ से कि 31/25. यहाँ भी बात एक ही है वैसे. 31/25 टाइम्स भी आप 31 से सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, 31 सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 500. तो 525 विल बी आवर प्रिंसिपल विच विल बी 12,500 रुपीज़. ठीक है, एक हम यहाँ से भी कर सकते थे कि 31 से सिंप्लीफाई कर लेते और फिर अल्टीमेटली हमारा प्रिंसिपल आया था 12,500 रुपीज़. तो प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई. अब क्या करना है? 1.5 ईयर्स का हमें इंटरेस्ट ऐड करना है. कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली. अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो हमें इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली चाहिए. 10% पर एनम है यानी कि 5% सेम एनुअली है. 5% पर 6 मंथ है. और कितने टाइम पीरियड होंगे? क्योंकि 1.5 ईयर की बात करें 3 टाइम पीरियड्स होंगे इन टोटल. 5% इज बेसिकली 1/20. 1/20. तो प्रिंसिपल हमने स्टार्ट किया 12,500 से. ट्री मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 12,500 से. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 1/20 करोगे
12,520 दैट विल बी ₹625। ठीक है, तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट सेम ही रहेगा तीनों साल का, तो 625। अब ये जो 625 आया फर्स्ट ईयर का, इस पे सेकंड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा 625/20 विच विल बी 31.25। और सिमिलरली ये जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें थर्ड ईयर में, तो 31.25 इंटू 2 62.50। और सिमिलरली जो 31.25 आया है हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 31.25 डिवाइडेड बाई 20, तो दिस विल बी रफली 1.5625। टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा 1875 प्लस 93.75, रफली मार के चलो 100 आ रहा है, तो 1875 प्लस 100 रफली हमारा वैल्यू आ रहा है 1975। ऐड करेंगे 12,500 में 1975, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 14,500 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन सी आंसर होगा 14470। दिस विल बी द आंसर। ओके 14470 क्लियर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अदरवाइज हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो 3 टाइम पीरियड्स के लिए, तो ये भी कर सकते हैं कि 3 टाइम पीरियड्स हैं, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है, तो 3:3:1 होगा, 3 टाइम्स आर स्क्वायर और देन आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्या होगा, आर इज 5%, तो 5% इंटू 3 15% हो जाएगा। सिमिलरली 5% का 5% क्या होगा, दैट विल बी 5/20 यानी कि 0.25%, और फिर 0.25% डिवाइड बाई 20 क्योंकि आर क्यूब, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.125%, 0.125 नहीं 0.0125%, 0.0125%। दिस इज 15% प्लस 0.75% प्लस 0.0125%, इफेक्टिवली इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 15.7625% इन 3 ईयर्स। ओके, ठीक है, कभी यार कैलकुलेशन ये जो ट्री मेथड्स हमने किया, अगर यहाँ से मुश्किल हो रहा है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट का अप्रॉक्सीमेट कर दोगे वैल्यू, तो आइडिया मिल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, और अप्रॉक्सीमेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो आंसर ऑप्शंस हैं वो कितना दूर दूर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शंस हमारे क्या हैं 14250, 14360, 14470, 14580, यानी कि 100 का गैप है, जो कि रफली 1% बन रहा है इस अमाउंट का, या फिर हमारे प्रिंसिपल के भी 1% से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, तो 1% तक का अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो हमें 1% तो नहीं, बट हाँ 0.2%, 0.3%, 0.5% तक का अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं, तो अपने आंसर पे सही पहुंचेंगे। ठीक है, और जब भी कभी अप्रॉक्सीमेशन करो तो हमेशा ध्यान दो कि अप्रॉक्सीमेशन तुम किस डायरेक्शन में कर रहे हो, देखिए तुम्हारे अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू बड़ी आ रही है या वैल्यू छोटी आ रही है, तो तुम्हें डायरेक्शन का भी पता चलेगा, तो वहाँ से भी एक्यूरेसी बनेगा। ठीक है, ये भी हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अप्रॉक्सीमेट करो तो ये ध्यान दो कि हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या फिर छोटा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमने कहा अप्रॉक्सीमेटली 100 होगा, तो हमें पता है 100 से छोटा होगा, 100 से बड़ा वैल्यू नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा फॉर एग्जाम्पल 12500 प्लस 1975, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आता, हमारा आंसर यहाँ से आता 14475, तो हमें पता है इससे छोटा एक्चुअल आंसर होगा। तो अगर 14480 वैल्यू दिया होता तो हमें पता है ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा आंसर छोटा आने वाला, हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया है जहाँ से कि 3-4 रुपीज़ 3-4 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा एक्चुअली। ठीक है, तो डायरेक्शन कभी याद रखोगे तो अप्रोक्सीमेशन में गलती कभी नहीं होगा एग्जाम में तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 30 centimeter and diameter of its base is 10 centimeter. Two identical conical holes, each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter, are drilled out from the opposite bases. So what is the surface area of the remaining solid? एक सॉलिड सिलेंडर है 30 सेंटीमीटर हाइट है और डायमीटर ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 10 यानी कि रेडियस इज 5, हाइट इज 30, एंड फ्रॉम द ऑपोजिट बेसिस वी आर ड्रिलिंग टू आइडेंटिकल कोनिकल होल्स, और कोनिकल होल्स का रेडियस है 5 सेंटीमीटर यानी कि सेम एज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो जब कोनिकल होल को ड्रिल करोगे, क्योंकि इसका भी बेस रेडियस सेम एज सिलेंडर, तो जैसे हम कोनिकल होल को ड्रिल करेंगे तो जो बेस है हमारा वो तो खत्म हो जाएगा और अंदर तक ड्रिल हो जाएगा। ठीक है, और कितना ड्रिल होगा, हाइट 12 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 30 है, तो जब तुम ड्रिल करोगे
तो देर आर टू कोनिकल होल्स, एक तो कोनिकल होल्स ये बनेगा, फिर हाइट 12, सिमिलरली सेकंड कोनिकल होल भी ऑन द अदर साइड till height 12. So due to this there will be two new surfaces. Base जो सरफेस है वो तो खत्म हो गया, ठीक है, बट हमारे पास कर्व सरफेस मिलेगा हमें इनसाइड द सिलेंडर। कोनिकल जो कर्व सरफेस होगा वो मिलेगा फॉर द अपर कोन एज वेल एज अपर कोनिकल होल एज वेल एज द लोअर कोनिकल होल। तो वो जो दो हमारे कर्व सरफेस मिलेंगे उनको एडिशनली ऐड करोगे। तो बेसिकली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, बाकी बेस तो दोनों ही खत्म हो गए अपने, प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया 1 कोन, क्योंकि एक कोन ऊपर बन रहा है एक कोन नीचे बन रहा है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा। टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया वी नीड टू फाइंड आउट द लैटरल हाइट एज वेल फॉर द कोन, है कि नहीं। तो हमारा रेडियस है 5, डेप्थ फॉर दीज कोन्स इज 12 और हाइट इज 12, तो लैटरल हाइट विल बी 13, दिस विल बी 13, राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 12 13 विल बी लैटरल हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया cylinder is 2 pi RH plus for the cone this is pi RL, 2 pi into R is 5 into H is 30 plus 2 into pi into R is 5 और L है 13। तो 30 plus 13 that is 43 into 10 pi, 430 pi will be the answer. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 430 pi. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 430 pi. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो आई बिलीव दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, या फिर और भी कोई क्वेश्चन बचा है इसके बाद? यस, दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन। तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी क्वेश्चन का अगर डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, क्या सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का अगर डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAAT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।